अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें ऐसे बयानात और वाकयात सामने ना आए जिससे सियासी हलचल तेज हो जाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में हुई और उनकी जानिब से लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर लतीफ़ के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को आपकी दरख्वास्तों पर फैसला कर दिया था। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म जो है वो दुरुस्त नहीं, अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, उसने फैसला ही करना था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अभी इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, कल हाई कोर्ट को फैसला करने दें, हम परसों केस सुनेंगे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस के तोशाखाना रिमार्क्स पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलव्विस है और जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है। दूसरी जानिब एक और आज की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खबर, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए खत लिख दिया है। आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत में सदर मुमलिकत ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी है। आज या कल सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए खत में तहरीर किया गया है कि 90 रोज़ में असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत ही मुकर्रर करने के पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज या कल इंतखाबात की तारीख के लिए सदर से मुलाकात करें। सदर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत के बाद एक नई बहस का आगाज हो चुका है कि सदर के लिखे गए खत की आईनी हैसियत क्या है। दरियासना इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जुमातों से मुशावरत और इंतखाबात की तारीख फाइनल करने के लिए पार्टी सरबराहान को खतूत लिखे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान को लिखे गए खत में तहरीर किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 218(3) के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करें। मौजूदा सियासी मंजरनामे को मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रोड मैप के लिए आपकी पार्टी को दावत देने का फैसला किया है। ये खत में तहरीर है। शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, फजलुर रहमान मुशावरत के लिए खुद आएँ या अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने, और इसके अलावा हमारे साथ वज़ीर दाखिला जनाब निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब भी मौजूद होंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख्वाजा साहब, प्रेसिडेंट साहब ने खत लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्हें कहा है कि जी मुलाकात करें, इलेक्शन का शेड्यूल जो है, इलेक्शन की तारीख तय करनी है। अब यही मुतालबा तो आपका भी है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो जाने चाहिए। एक तो आपका इस पर क्या आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाके मिलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आदमी ये इसका जवाब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब दे सकते हैं। वो एक आईनी ओहदा है, एक आईनी पोजीशन पे राय साहब बैठे हुए हैं और वो जो रिस्पॉन्ड क्या किस तरह करना है उन्होंने प्रेसिडेंट को, ये तो उनकी प्रिविलेज है या उनका राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। तो उसमें मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि मेरी औकात से ज़रा बाहर होगा। किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो अपने जो भी कानून और कायदे के मुताबिक जो है अपने कुलीग्स के साथ मशवरा करके उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट साहब आजकल ट्वीट और इस किस्म के खताबत जो है खासी जारी है, तो और जो उनका हाल हो रहा है वो भी आपके सामने ही है।
खान साहब मुझे बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम पार्टी के सरबराहान को बशमूल शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, उन्हें मंगवाया है कि जी मुशावरत करेंगे इलेक्शन की तारीख और उस पर। क्या अभी भी कुछ खदशात आपको हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो शायद फरवरी के वो भी डिले हो जाएं और एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप की जो बातें हो रही हैं, या नवाज शरीफ साहब भी और आप ये समझते हैं कि यू आर सर्टन कि इलेक्शन जो हैं वो बर वक्त होंगे, आपको कोई खदशा नहीं है कि वो डिले हो जाएंगे? नहीं, देखें, बर वक्त के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, मेरे साथियों ने भी और लोगों ने भी कमेंट किया हुआ है कि अगर डिले होना हुआ तो ये 1-1.5 माह का डिले होगा, प्रॉब्ली जनवरी और अर्ली फरवरी तक जो है चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला नॉट बियॉन्ड दैट। ये कथित तौर पे जो है ये नहीं होगा। डिले जो है वो हल्का बंदियों की वजह से को 1.5-2 महीने उन्होंने कहा हुआ है, तो उसमें हल्का बंदियां हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और कौम जो है वो अपनी नई हुकूमत जो है नए नुमाइंदे जो है वो चुनने का उनको एक दफ़ा फिर 5 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलेगा कौम को। अल्लाह ताला करम और फजल करे और हम सबको जो है वो ये तौफीक दे कि हम दयानतदारी के साथ जो है अपना ये हक इस्तेमाल करें। ठीक। और खान साहब, जो तहरीक इंसाफ का गिला शिकवा ये है, पहले आपसे था, अब निगरान हुकूमत से है, कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और उन्हें इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। और जो इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स हैं उनमें से भी कुछ ये समझते हैं कि जिस तरह 16 और 18 के दरमियान नवाज शरीफ को निकलवाया गया खान को लाने के लिए, जिस तरह से नून लीग के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई, फिर इलेक्शन वाले दिन जो कुछ हुआ, शायद अब तहरीक इंसाफ के साथ उसी तरह होगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ का कंपैरिजन जो है वो इमरान खान जिस सिचुएशन में है उससे कतई तौर पे नहीं किया जा सकता। जो उस वक्त जिन लोगों ने जो कफील थे या स्पॉन्सर थे इमरान खान के, उन लोगों ने सारा कुछ जो है वो एक झूठ की बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए और एक केस जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जो है। आप चाहे वो ले लें तो क्या नाम है उसका, जो उनका जो बाहर से जो 10,000 दिरहम जो है नहीं आया, पनामा का देख लें, पनामा का कहीं पे केस कहीं उनका नाम तक नहीं था, किसी चीज से भी कुछ ना हुआ तो जो है कानून पास करवाए उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए। वो जो है उसने सबमिट किया अदालतों के आगे, वापस आया, कैद हो गया, बेटी कैद होगी, भाई कैद हुआ, भतीजे कैद हुए। तो ये सारा जो एक तूफान था उस वक्त इमरान खान को लाने का एक जुनून जो था, ये उन लोगों ने सारा कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ किया। और जो 4 साल उसके बाद जो कुछ हुआ वो पता नहीं भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे, लेकिन पाकिस्तानी कौम तो भुगत रही है ना। पाकिस्तानी कौम कीमत चुका रही है। वो उन्होंने पता नहीं कीमत क्या चुकाई है या कीमत वसूल की है, क्या किया है, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। इस शख्स ने 9 मई को बगावत जो है ना मुल्क के खिलाफ जो है स्टेज की, और इसकी एविडेंस मौजूद है। मुझे अगले दिन मैं मुनीर फारूक एक बड़े मोतबर एंकर आपकी बरादरी से हैं, उनका मैं सुन रहा था कि इन्होंने 9 मई के दिन जो है फोन के ऊपर ये राब्ते में थे और हर किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वो सारी जो बगावत थी इनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि उस दिन कामयाब हो जाएगी और फौज बाहर निकल आएगी और फौज जो है वो म्यूटनी कर देगी। ये सारे मसले मसाइल जो है मियां नवाज शरीफ का तो खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई सिलसिला ही नहीं था। हमने तो खालिद साहब, ये जो मियां साहब के साथ हुआ, ऑब्वियसली वो जो 2 साल 16 और 18 के दरमियान और फिर उसके नतीजे में जो 3-3.5 साल एक गवर्नमेंट रही, आपका ये क्या मानना है कि ये पाकिस्तान के साथ बिल्कुल जुल्म हुआ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा? लेकिन ये जिसने किया था, और कल आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज को एटलीस्ट माफी कौम से मांगनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ये तो बहुत बड़े जराइम है तो सिर्फ कौम से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि 16 महीने तो आपकी गवर्नमेंट रही, आपको तो बाकायदा उनको मंगवा कर पूछना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी।
देखें, ये इसमें जो है तो थोड़ी सी हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन वाला हम्प जो है ना ये क्रॉस हो जाए। ये जो एक सिलसिला जो है ना ये दोबारा उस प्रोसेस में एक गवर्नमेंट जो है नई जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है नई मैंडेट के साथ आ जाए और वो इन मामलात के साथ वो निपटती रहे जो है। दूसरा ये है कि ये जो 18 में हुआ, 2018 में हुआ और उसके बाद जो 9 मई को हुआ, मैं समझता हूं कि इसमें भी जो के प्रोजेक्ट की ये उसका आउटकम को जो है बगावत हुई, यानी जो चीज जो है वो अचीव नहीं हो सकी 2018 के बाद जो है 3.5-4 साल हुक्मरानी करके वो उन्होंने उस बगावत का जो 9 मई को जो उन्होंने शोहदा की यादगारें और कोर कमांडर हाउस और एयरफील्ड्स और GHQ इन पे जब हमले हुए तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि हमें एक बड़ी स्पॉन्टेनियस सपोर्ट मिलेगी, जो नहीं मिली। ये लोग जो आप उनकी वीडियो आपने भी देखी है, उनकी वीडियोस जो है ऑडियो जो है फोन जो उनके कन्वर्सेशन जो है कोर कमांडर हाउस के सामने ख्वातीन ने जिस किस्म की गुफ्तगू की हुई है, जिस किस्म की GHQ के बाद गुफ्तगू हुई है, ये सारी चीजें जो है ये इस चीज की एविडेंस है कि जो एजेंडा लेके 2018 का वो सारा प्रोग्राम बनाया गया, सारा मंसूबा बनाया गया, एक शख्स को इक़्तिदार दिलाया गया, तो शायद जो है वो 4 साल में वो मकासद नहीं पूरे हो चुके थे, वो हुए थे। फिर ये 9 मई का जो है एक स्टेज किया गया, वो उसी शख्स ने स्टेज किया गया जो स्पॉन्सर किया गया था और उसकी जो फेलियर थी 4 साल की, उसने दोबारा जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की। और मैंने कल ये भी कहा कि यही आरिफ अलवी साहब ने जो सालसी करने की कोशिश की है उसमें इन्होंने इमरान खान ने हयात, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, हयात जो है जनरल बाजवा को जो है उन्होंने एक्सटेंशन जो है वो ऑफर की, उन्होंने नहीं कबूल की। अच्छा किया उन्होंने नहीं कबूल की, लेकिन ये शख्स कितना गिर सकता है, कितनी पस्ती इसमें आ सकती है कि ये बगावत भी करता है। और बगावत जो है इसलिए ना की कि जो अक्टूबर 2022 में जो मंसूबा इसने स्टार्ट किया था, जब DGISI की तब्दीली का जो है रौला बना, उस वक्त उसकी नाकामियां एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, सारी नाकामियों के बाद जो है 9 मई का सारा कुछ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आएगा और मैं समझता हूँ कि जिंदा कौमें जो है ना वो अपनी जो लेजर्स जो है वो बैलेंस करती रहती हैं, वो करनी चाहिए, ताकि जो है हमें एक नया स्टार्ट जो है मिल सके, एक नया जो है वो एक दौर का आगाज हो सके। जरूरी नहीं है कि उसमें मैं हूं या आप हूं या कोई और हो, अच्छे लोग जो है आवाम एक अच्छा फैसला करें, अच्छे लोग लेके आए आगे, बिल्कुल एक नई सुबह का आगाज हो। ये कथित तौर पे मैं समझता हूँ कि इस चीज को जो है इलेक्शन के बाद जो है इस सारी अकाउंटेबिलिटी जो है इस सिलसिले में जरूर होनी चाहिए कि इस मुल्क के साथ 5 साल क्या खिलवाड़ किया गया है, इसकी मईशत तबाह कर दी गई, यहाँ पे करप्शन की। ये खालिद साहब बड़ी अहम बात ये यहाँ पे आप कर रहे हैं कि जो भी 9 मई को हुआ, ऑब्वियसली ये पीछे जाना पड़ेगा कि 2016 से ये तमाम चीजें शुरू हुई, फिर 18 में जो कुछ हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जितना मुजरिम वो है उतने ही जिम्मेदार जो हैं वो जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं, और इलेक्शन के बाद जिसकी भी गवर्नमेंट आए इस बारे में सोचे और कार्रवाई करे और एक नई सुबह का आगाज हो। ये खुलासा है आपके जवाब का। जी, मैं देखें आदिल, ये अगर मैंने जो कल कहा था, मैंने कहा था कि अगर माफी मांगे, मुझे पूछा गया सवाल, ये पूछा हामिद मीर साहब ने कि उनको माफी मांगनी चाहिए, मैं क्या बिल्कुल मांगनी चाहिए, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो है कि मैं बहुत चीजें हैं जो मुझे अपनी जो पोजीशन रही है 1.25 साल जो है उसकी वजह से मालूम है, तो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं टीवी के ऊपर बताना चाहता, लेकिन जिस तरह हाथ पैर मारे गए पिछले साल नवंबर की तक कि किसी तरह वो कंटिन्यूएशन जो है उसी सेटअप की हो जाए, मैं समझता हूं कि हमारी द लोएस्ट पॉइंट जो है हमारी 75 साल की हिस्ट्री का वो था कि नवंबर के अंदर जो है जिस तरह हाथ पैर मारे गए। बस मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मुझे पूछे ना। खालिद साहब, एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है नाज़रीन, फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से गुफ्तगू जारी रखें।
वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बड़े अहम मामलात हैं, उस पर भी आपसे बात होगी। आज जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए तोशाखाना के बारे में कि एक तो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसमें सुना ही नहीं गया जो उनके वकला वगैरह थे, और फैसले में भी फ्लॉज हैं, और हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि आप कल इसका फैसला करें, अदरवाइज एक बजे तक अगर ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करेगी। उस पर मियां साहब की भी स्टेटमेंट आई है। क्या आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये लास्ट डिच एफर्ट है इमरान खान को बचाने का। जो है अगलिया जो है उसके रेस्क्यू के लिए आ रही है। ये लास्ट डिच एफर्ट है। अल्लाह ताला खैर करेगा। जो पिछले 1.5-2 साल में इतनी मुश्किलात और इतनी जो है ऑब्स्टिकल्स जो हैं, इतनी जो है रुकावटें अबूर करके आज हम इलेक्शन की तरफ जो है रवां दवां हैं, तो अल्लाह ताला करम करेगा। ये जो बदनीयती जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो ट्रांजैक्शन तो एक किस्म की कामयाबी हो सकती है, लेकिन उस कामयाबी को कभी दबाव नहीं हो सकता। ये मुल्क का सवाल है, ये हमारी कौम का सवाल है। उसमें मेरी कोई हैसियत नहीं है, किसी भी किसी फर्द की कोई हैसियत नहीं है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो। इसमें मुल्क और कौम जो है ना वो उसको जो है ना नंबर 1 के ऊपर रखना चाहिए। उसके अलावा जो है बाकी सब मैं समझता हूँ कि ड्रामा ही है, बाकी सब झूठ है। खान साहब, एक रिपोर्ट भी आई है और पीटीआई का दावा यह है कि बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, बल्कि यहां तक कहा गया कि उनके बाथरूम के बाहर जो है वो कैमरे लगाए हुए हैं, और यही सलूक जो है यू हैव बीन थ्रू इट, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, एक लंबी लिस्ट है। ये कैमरे वगैरह लगवाना और ये पूरा सारा, अभी तो ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, मैं पहले एक बात बताऊंगा। जो हमें जेल में भेजा गया था, हम वहां पे वलीमा खाने गए हुए थे। हमारे साथ क्या हुआ था? हमें तो जो है जो इनके रेस्क्यू के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक जो है आवाजें उठ रही हैं सारी। जो मैं फिर कहूँगा एक लास्ट डिच जो एफर्ट हो रहा है, उसमें जो है बड़े बड़े लोगों को इसका दर्द उठ रहा है तो उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। कैदियों के साथ यही होता है। बी क्लास मिल जाएगी उनको, या मिल गई है, ऑलरेडी मिल गई है। वो बी क्लास में जो फैसिलिटीज होती हैं, एक मुशक्ति आपको मिलता है, बिस्तर मिल जाता है, आपको पंखा मिल जाता है। उन्होंने एयर कंडीशनर भी मांग लिया है। मियां नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी का एयर कंडीशनर के लिए वहां पे चीखे मारते थे, मैं वापस जा रहा हूँ और मैं एयर कंडीशनर वापस में। कितना छोटा आदमी है, कितनी छोटी बातें करता है। आज इसको शर्म नहीं आती उस एयर कंडीशनर मांगते हुए, जब ये खुद उस वक्त एयर कंडीशनर को मतलब ये कहता था। वो फैसिलिटी जो थी, मैं ये छीन लूंगा, मैं वो छीन लूंगा, वो उसकी आवाज में जो है क्या क्या कौन कौन बोल रहा था। खालिद साहब, देखिए खालिद साहब, ये गलतियां नहीं, उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, ये जो तमाम चीजें एंड व्हाट योर पार्टी एंड लीडर्स हैव बीन थ्रू। लेकिन अगर आज वही वो फेस कर रहे हैं तो उस वक्त भी गलत था, आज भी देखें ना, कैमरे बाथरूम के बाहर लगा होना या बाथरूम के अंदर लगे होना, इसमें अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसको तो मेरा ख्याल है ओपनली कंडेम करना। देखें, बात सुने। कैमरे जो है ना अंदर जो है जिस सेल में आप होते हैं वहां पे कोई कैमरे लगे होते हैं। कैमरे जो है वो सारे बाहर लगे होते हैं। कैमरे वैसे भी सिक्योरिटी के तौर पे लगे होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने वक्त में एक्स्ट्रा कैमरे जो है ना, मैंने कल भी कहा था, तो 15-16 कैमरे तो मैंने गिने थे। मैं एक बैरक थी जिसमें 6 सेल थे, एक सेल में मैं था, बाकी सारे सेल जो थे वो खाली थे। और उस बैरक के आगे छोटा सा सेम था जहाँ पे खाना वगैरह जो है गर्म वगैरह कर लिया जाता था, एक चूल्हा था। तो और उसके बाद जो है आगे जो है एक छोटा सा जो है आप कह सकते हैं बगीचा सा, कोई 60 फुट बाई 80 फुट का बगीचा होगा। तो ये जो इनको जो कुछ मिल रहा है, बिल्कुल इनको मिलना चाहिए जो भी इनकी इंटाइटलमेंट बनती है। मैंने कल भी टेलीविजन पे कहा है तो वज़ीर आज़म है, MNA रहे हुए हैं, उनकी एक एंटाइटलमेंट जो है किताब के मुताबिक जो है और वो उनको मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही तो ज्यादती है, और मिल जाती है तो वो इनकी एंटाइटलमेंट है। ठीक। अच्छा खान साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापसी का उनका कुछ अभी तय हुआ? क्योंकि सितंबर कहा गया था, बल्कि मेरी तो खुद हुसैन नवाज साहब से बात हुई लास्ट वीक,
उन्होंने भी यही कहा कि फैसला सितंबर का हो चुका है, लेकिन डेट अभी तय नहीं की। लेटेस्ट क्या है? शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे हैं, मुशावरतें वगैरह तो चल रही है। आपकी बात जी। दुरुस्त है। सितंबर में मियां साहब इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। ये आपने मुझे पहले भी बताया था, आपको याद होगा कि आपकी बात हुई है। आप मेरा ख्याल लंदन भी गए थे, वहां भी आपकी मुलाकात हुई थी। तो जी सितंबर में इंशाल्लाह मियां साहब आ जाएंगे। मियां शहबाज साहब तशरीफ ले गए हैं लंदन जो है। मेरा ख्याल है दोनों में जो मुशावरत होगी, उसके बाद बाकी जो क़यादत है पार्टी की, उनसे मुशावरत करके मेरा ख्याल है ये सारा कुछ जो है 2-4-5 दिन के अंदर फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन सितंबर इंशाल्लाह ताला जो है वो डेफिनेट है। अल्लाह ठीक ताला ने जो चाहा वो अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक। अच्छा खान साहब, ये पीपल्स पार्टी ने अभी मुतालबा ये किया है इलेक्शन कमीशन से कि जी जो ये हल्का बंदियों का शेड्यूल है ये थोड़ा सा कम कर दे, दिसंबर की बजाय अगर ये अक्टूबर या नवंबर तक मामला निपटा दिया जाता है। आप समझते हैं ठीक मुतालबा है, दुरुस्त मुतालबा है और होना चाहिए ऐसा? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं या उन्होंने क्या अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है, कितनी देर में वो हल्का बंदियां कर सकते हैं, उसको तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये तो उनका जो भी ख्याल है या जो भी प्रोग्राम है कि किस तरह होगा, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हल्का बंदियां किस तरह की जाती हैं, कितनी देर लगेगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि 2-3 महीने का जो मैसेज का स्केड्यूल है, 2 महीने ज़्यादा तो फरवरी वाली बात जो है फिर आ जाएगी। अगर ये दिसंबर में पीपल्स पार्टी कर सकती है, पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है, वो उसको रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, अब भी कर रहे हैं। तो देखें, मेरी तो जो राय जो है या मेरी जो असेसमेंट है एज ए पॉलिटिकल वर्कर। ठीक। अच्छा खान साहब, आखिर में आपने अमरुल्लाह साले की एक ट्वीट का जवाब दिया जिसमें आपने इक्वेट किया, मतलब आपने जो अफगान तालिबान है उन्हें फ्रीडम फाइटर्स का, अच्छी खासी कड़ी तनकीद आप पर हुई। इसमें मोहसिन दावड़ साहब ने भी आप पे की और उन्होंने यही कहा कि अगर वो मुजाहिदीन हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो फिर टीटीपी भी, उनको भी आप फ्रीडम फाइटर्स कहें, क्योंकि एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही लोग हैं और एक ही मदरसे से पढ़े हुए हैं, इकट्ठे वो अमेरिका के खिलाफ भी लड़े हैं। तो इस पे सर आपका कमेंट चाहिए कि आप क्यों उन्हें फ्रीडम फाइटर्स समझते हैं और इन्हें टेररिस्ट कहते हैं? या तो दोनों फ्रीडम फाइटर्स हैं या दोनों जो हैं वो शिद्दत पसंद हैं, दहशतगर्द। देखें शाहजेब, ये जो फ्रीडम फाइटर का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, ये तमाम उन लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो है ना वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं। चाहे वो इस वक्त अफ्रीका में जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, या जो आज से कई 50-60 साल कबल जो है वियतनाम ने, वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रगल की फॉरेन ऑक्यूपेशन के ऊपर और अपना मुल्क जो है खाली करवाया। इसी तरह तालिबान ने जो इस वक्त हुक्मरान है काबिल के अंदर, उन्होंने एक लंबी जंग जो है लड़ी, 20 साल 22 साल की जंग लड़ी, अपना मुल्क जो है वो खाली कराने के लिए। जो बाहर से काबुल लोग आए हुए थे वहां पे, और उन्होंने एक कवर रखा हुआ था, 2-4 लोग जो है उनको ओहदे दिए हुए थे, बाकी हुक्मरानी तो उनकी थी। तो उन्होंने खाली कराया। उनका फॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट जहां भी स्ट्रगल हो, उनके जो भी नजरिया हो, मैं कोई तालिबान के नजरिया का जो कोई हामी नहीं हूं, मैं उनको एंडोर्स नहीं करता। लेकिन मुझे किसी भी मुल्क में कहीं भी, आज फलस्तीनी जो है लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग जो है लड़ रहे हैं, उसके लिए बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। इसी तरह सीरिया वाले आज भी लड़ रहे हैं, वहां बहुत से हिस्से के ऊपर आज भी जो है अमेरिका के जो प्रॉक्सीज हैं उनका कब्जा है वहां पे, उनके खुसूसन जहाँ पे तेल है। इसी तरह अफ्रीका में बहुत जगह पे है। तो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो फ्रीडम फाइटर्स वो भी थे जो हिंदुस्तान की आजादी की बात कर रहे थे, और फ्रीडम फाइटर्स वो भी थे जो पाकिस्तान की क्रिएशन की बात कर रहे थे। अब अगर आप कहें कि अबुल कलाम आजाद जो है वो फ्रीडम फाइटर नहीं था और क्योंकि वो हिंदुस्तान की बात कर रहा था, तो ये गलत बात है ना। जो भी तो ख्वाजा साहब, लेकिन इसमें एक दूसरा जिम्नी सवाल है। जी टीटीपी जो है वो किसी की ऑक्यूपेशन के खिलाफ नहीं लड़ी, वो एक ऐसा निजाम मुसल्लत करना चाहते हैं पाकिस्तान में जो एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ की मेजॉरिटी को। लेकिन ख्वाजा साहब, इसमें एक जिम्नी सा सवाल है, और वो ये है
कि अगर वही अफगान तालिबान जो कि आप समझते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर वो टीटीपी की हेल्प कर रहे हैं, वहां उनको बैकिंग हासिल है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं कर रहे और वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये क्या बना देता है फिर अफगान तालिबान को? देखिए, ये इसके ऊपर मैं ऑन रिकॉर्ड हूं और मैंने वहां भी जाके ये कहा कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत है, पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन है कि आप पाकिस्तान में जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो यहाँ पे खून खराबा कर रहे हैं, आप उनके इत्तेहादी बने हुए हैं। और मैंने ये आज से 4-5 रोज कबल भी ये बयान दिया है और मैंने ये ट्वीट भी किया है और हमारा उनके साथ राब्ता भी है। इस चीज में हमारा उनके साथ राब्ता है। मुझे पूछा गया, वो पर्शियन चैनल था इंग्लिस्तान का जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मैंने सारी बातें उसमें कही हैं। मैंने कहा ये हमने उस हुकूमत को इस वक्त जो है जो काबुल में जो हुकूमत है उनके साथ हमारा राब्ता हुआ और हम मुसलसल राब्ते में हैं। हमारी तजारत उनके साथ बढ़ी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ तजारत बढ़ी है हमारी, उनकी वजह से बढ़ी है, और मुल्कों के साथ तजारत बढ़ी है। हम नॉर्मल हालात चाहते हैं काबुल के साथ, लेकिन अगर वो ये सिलसिला जारी रहेंगे तो हमारे ताल्लुकात जो है काबुल के साथ वो मुतासर होंगे, बिल्कुल मुतासर होंगे। और मैं इनको फ्रीडम फाइटर्स जो है तालिबान को उस पैमाने के ऊपर कथित तौर पर ये मेरे मुल्क के दुश्मन है, मेरे मुल्क के अवाम के दुश्मन है, ये कोई यहाँ पे पाकिस्तान किसी ने ऑक्युपाई नहीं किया हुआ। आप और मैं शहर आप बताएं पाकिस्तान को किसी ने ऑक्युपाई किया हुआ है? मैं तो ऑक्युपेशन के खिलाफ जो जद्दोजहद करेंगे, चाहे वो अमेरिका कहीं पे ऑक्युपायर हो या इंग्लिस्तान हो या फ्रांस हो या कोई भी ऑक्युपायर हो, ये उसके खिलाफ जद्दोजहद है, वो हक है उस सरजमीन के रहने वालों का, और वो फ्रीडम फाइटर कहलाएंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इलेक्शंस की भी, बर वक्त और साफ शफाफ इंतखाबात की भी, लेकिन आज निगरान वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी दहशत गर्दों के सामने सरेंडर हम कर ही नहीं सकते, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम लड़ेंगे, अपने वसाइल से लड़ रहे हैं, हमें किसी की चैरिटी की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों उन्हें ये बात करनी पड़ी? एक तो ये है कि आज भी हमने देखा वज़ीरिस्तान में भी पाक फ़ौज के 6 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमलों में इजाफ़ा हुआ। गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात हुए कि जिससे लग रहा ये है कि एक नई लहर जो है वो दहशत गर्दी की वो शायद सर उठा रही है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है निगरान वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगती साहब। सरफराज बुगती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इलेक्शन का मामला जो है, सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है मुलाकात के लिए, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम जमातों के सरबराहान को ख़त लिख दिया, मुशावरत के लिए बुलाया उन्हें कि जी आए और इलेक्शन की तारीख का मामला हो। फरवरी में, शायद फरवरी मार्च, जब भी इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, जब भी डेट अनाउंस कर दे इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन एक खदशा बार बार ये कहा जा रहा है कि जी ये ताख़ीर की जा रही है, आपकी गवर्नमेंट जो आई है ये शायद 2 साल के लिए आई है या 3-4 महीने के लिए नहीं आई। क्या आप बरवक्त साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल भाई, हमारा तो काम इलेक्शन की शफाफियत में इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान के अवाम ने कंसेंसस के साथ ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है, और फिर इलेक्शन कमीशन को पहले उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है वो कि आपने इलेक्शन पहले कराने या हल्का बंदियाँ पहले करानी है, जो एक वाइज फ़ैसला था कि हल्का बंदियाँ पहले होने चाहिए। बिकॉज़ जब हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, इम्पार्शल इलेक्शंस हों, तो हल्का बंदियाँ बुनियादी अमल है उस इलेक्शन के प्रोसेस में, ताकि इक्वल नुमाइंदगी आबादी के लिहाज से जो कॉन्स्टिट्यूशन में तय है वो हल्का बंदियाँ करके जिसकी जो सीट बनती है वो करा के इलेक्शन कराया जाए। हमारी जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, ना हमारी ख्वाहिश है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अरसा चले। हमें जो ज़िम्मेदारी आइनी तौर पे दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ लेके हम यहाँ पे बैठे हैं, हम आपको हमारी ये कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, हम उनकी मावनत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, वो जो भी डेट अनाउंस करेंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल होगी।
ठीक है। अच्छा, एक और सवाल सरफराज साहब, वो ये कि पीटीआई वो दावे भी कर रही है और उनके बकौल यहाँ तक कहा जा रहा है कि जहाँ वो टॉयलेट यूज़ करते हैं वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है। इस पर चूंकि आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब क्योंकि इस्लामाबाद के केस में उन पर ट्रायल चल रहा है और वो हमारे पास इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं है, तो विसिनिटी में जितने नज़दीकी जेल हैं जैसे हरीपुर है, अटक है, रावलपिंडी है, तो हम उनमें से किसी एक जेल में उनको रखना चाहिए था। और उस वक्त की हुकूमत ने अटक का फ़ैसला किया, तो वो अटक जेल में है क्योंकि जेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब हुकूमत के पास है। जो पंजाब हुकूमत ने मुझे बताया है उसके मुताबिक उनको कानून से बढ़कर फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जिसमें बेड है, जिसमें शहद है, खजूरें हैं, खाना उनका डॉक्टर चेक करके उनको 3 टाइम दे रहा है, रीडिंग के लिए उनके पास बुक्स हैं, कुरान शरीफ का एक तर्जमा है उनके पास, और जो बाथरूम का जहाँ तक बात है उन्होंने उनकी वो फैसिलिटी जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरी की गई है। जहाँ तक इस कैमरे की बात है जिसका एक ऑनरेबल जज साहब ने भी कोई ऐसी रिपोर्ट दी है, उसके बारे में हमारी इत्तला ये है कि पंजाब के जेलों में 4,000 CCTV कैमरास लगे हुए हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ प्रिजन एंड द प्रिजनर्स। उसमें से 3,999 कैमरास पे किसी को एतराज़ नहीं है। उस एक कैमरे पे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉरिडोर में लगा हुआ है, वो खान साहब की जो प्राइवेसी है उसके लिए नहीं है, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए है। और वो CCTV कैमरा उनके बाथरूम को कवर नहीं करता है, उनके टॉयलेट को कवर नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, एक और सरफराज बुख्ती साहब, पिछली गवर्नमेंट पर भी ये इल्जामात लगे, अभी चूंकि आप हुकूमत में हैं, कि जी ये जो पीटीआई के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इलेक्शन से आउट करवाया जाएगा, ना बैलेट पर बल्ले का निशान होगा, और इसका बेहतर जवाब आप दे सकते हैं क्योंकि अब ये इल्ज़ाम जो है वो मौजूदा हुकूमत पर पीटीआई लगा रही है कि जी हमें जो है इलेक्शन से आउट करने का फैसला हो चुका है और इस पर अमल जो है वो मौजूदा निगरान हुकूमत ही करेगी। देखिए, हमने माजी करीब में देखा है कि इल्ज़ामात की एक बहुत बड़ी सियासत है जो साइफ़र से शुरू होती है और फिर कहाँ तक पहुँच जाती है। पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाएं तो समझ आती है कि वो उनके राइवल्स थे, उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, उन्होंने इलेक्शन में जाके एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंडिडेट खड़े करने। हम तो न्यूट्रल लोग हैं, हमारा तो हम न्यूट्रलिटी के लिए हैं, हम तो किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। अब जहाँ तक रही बात, लेकिन एक चीज़ की इजाज़त हम कतई नहीं देंगे कि इस तरह के वाक़यात जैसे 9 मई का इंसिडेंट है, एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का, एक प्लान्ड किस्म का पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई है। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि आप पाकिस्तान के उन फोर्सेस को, उन रियासती इदारों पर हमलावर हों जो पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है जिनके पास, उन पर अटैक को जो है वो पाकिस्तान पे अटैक तस्वुर किया जाएगा। वो जो लोग 9 मई में बिलवास्ता मुलविस थे या साजिश में मुलविस थे या उसके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी ज़रूर हो रही है, उन लोगों को कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाने में हम मदद करेंगे। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, फ़ैसला अदालतों ने करना है, पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं और वो फ़ैसला करेंगी कि आया जिस शख्स पर ये इल्ज़ाम है, वो साजिश का इल्ज़ाम हो, वो हमले का इल्ज़ाम हो, वो लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम हो, वो दुरुस्त है या गलत है, ये फ़ैसले अदालतों ने करने हैं। हमारे पास एडमिसिबल एविडेंसेस मौजूद हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए हम वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करेंगे, प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करेगी। रेस्ट जो कोर्ट ऑफ लॉ है, दे विल डिसाइड एवरीथिंग। सरफराज बुख्ती साहब, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, फिर निगरान वज़ीर दाखिला से ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुश्तून मूवमेंट जो है उनको भी आप देखें तो उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, बड़े अरसे से उनकी एक स्ट्रगल भी है। आप खुद बलोच हैं, उनकी रिवायात को भी समझते हैं।
क्या ये मामला जो है वो हल हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि वो ये जो इस्लामाबाद में आके ये सारी चीज़ें करना और तकारीर और पूरा सारा, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप चूँकि इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान? देखिए, जिसके भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस होते हैं ना, वो हमेशा डायलॉग को प्रेफर करता है, वो डायलॉग करता है, वो आकर जलसों में वो नारे नहीं लगाता है कि जिसका भी देखें ना, कल इंसिडेंट हुआ है, कल हमने 6 बहादुर सपूतों के जनाजे पढ़े हैं, हमने उन शहीदों के जनाजों को कंधे दिए हैं। आज हम उन्हीं लोगों को कहें कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब अगर जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं कोई, तो आए ना, टेबल पे बैठे ना, कौन मना कर रहा है? टेबल पे बैठें, बात करें। हीरोइज्म के चक्कर में पढ़कर वो अगर जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं भी तो वो अपना कॉज ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीएम की क़यादत को सोचना चाहिए, उनको मुज़ाकरात करने चाहिए। हमारे मुज़ाकरात के दरवाज़े उनके लिए खुले हुए हैं। हमारे मुज़ाकरात इस जलसे से पहले भी हुए थे, उस जलसे में भी हमने ये तय किया था कि आप स्टेज से पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमलावर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने, और ना अपना स्टेज किसी और को इस्तेमाल करने देंगे। लेकिन ज़ाहिर है उनका एक राइट था कि वो किसी को भी इस्तेमाल करने दें, लेकिन हमारा कानून ये कहता है, हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने रियासती इदारों को ऐसे अलकाब से ना नवाजें, उनके ख़िलाफ़ ऐसी नफ़रत अंगेज़ तकरीरें ना करें कि देखिए, फ़ौज और आवाम का आपस में जो रिश्ता है वो इन तकरीरों से टूटेगा नहीं, वो रिश्ता ता क़यामत रहेगा, वो रिश्ता हमारा मजबूत है। लेकिन उस रिश्ते में दरारें डालने की जो कोशिश करेगा तो कानून तो कहीं ना कहीं हरकत में आएगा ना। जी ठीक है। बुख्ती साहब, जी बुख्ती साहब, दूसरा ये बताएगा कि आज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दों के सामने हम सरेंडर नहीं होंगे। क्या कोई हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं? क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि पिछले एटलीस्ट 7-8 महीनों से जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी और जो अफरा तफरी थी, उसकी वजह से इवन जो रियासती इदारे हैं शायद इनवर्ड्स उनकी भी तवज्जो ज़्यादा हो गई थी। अब ये टीटीपी का मामला है, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी हो रही है, क्या उस तनाजुर में ये बयान दिया गया है या कोई फ्रेश ऐसे खतरात हैं जो कि बहुत बड़े हैं इसलिए उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी? देखिए, 76% राइज है टेररिज्म में फॉर लास्ट 8 मंथ्स, और ऐसी सिचुएशन में दहशतगर्द जो हैं वो अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं थ्रू बैरल ऑफ गन। ये नहीं हो सकता कि रियासत पाकिस्तान, उसकी हुकूमत, उसकी आवाम, उसका मीडिया, उसकी सिविल सोसाइटी, हम दहशतगर्दों का एजेंडा, बंदूक के ज़ोर वाले एजेंडे को हम उसके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ठीक फरमाया है कि दहशतगर्द कोई भी कार्रवाई करता है, जैसे कल, अब कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्पीच की है, लेकिन मैं उनके थॉट्स को जानता हूँ और बड़े करीब से जानता हूँ। वो फर्म बिलीव करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग से हो तो अच्छी बात है, लेकिन मीनवाइल रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा, बंदूक के जोर पे एजेंडा मुसलत नहीं करने दिया जाएगा। और इस पर हमारा फर्म बिलीव है कि हम पाकिस्तानी कौम, इससे पहले भी हमने करके दिए, एक राइज ज़रूर आया है, उस पर कुछ पॉलिसी शिफ्ट था, कुछ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन थी, कुछ हमसाया ममालिक की सिचुएशन थी, दैट वो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि दहशतगर्दों के लिए इस पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। वायलेंस जो है वो पॉलिटिकल वायलेंस हो। बुख्ती साहब बिल्कुल आपने जो बात की है उनके लिए पाकिस्तान में जगह नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो टीटीपी कार्रवाइयां कर रही है, हम सबको पता है कि अफगानिस्तान से जितनी सपोर्ट है, हाइड आउट्स वहां पे हैं, गुज़श्ता हुकूमत भी कई बार अफगान तालिबान से भी बात कर चुकी है। वो मामलात कहाँ तक पहुँचे? क्या जो वहाँ पे उनकी वो हैं सेफ हेवन्स हैं उनके, या उनको अभी भी वहाँ से जो ऑपरेशनल सपोर्ट भी इवन वहाँ से मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे हमले करके वो उस तरफ चले जाते हैं, बलूचिस्तान में भी तकरीबन यही हो रहा है। तो इस पर एक तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए, वे फॉरवर्ड तो इसमें ये मेरी असेसमेंट या मेरी इन्फॉर्मेशन कम, क्योंकि इस पर अभी तक हमारे नेशनल एक्शन प्लान पे मैंने अभी मीटिंग बुलाई है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि हमें जो अफ़गान हुकूमत है या अमारत इस्लामिया है उसके साथ बिल्कुल इस चीज़ को टेकअप करना चाहिए
और हर अप्रोप्रिएट लेवल पे टेकअप करना चाहिए कि उनकी सरजमीन जो उन्होंने कतर में वादा किया था दोहा एग्रीमेंट में, वो अपने उस वादे पर अमल करें, और जो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वादा किया था, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वादा किया था, पूरी दुनिया के साथ वादा किया था, मुझे यकीन है कि वो अपने वादे पर अमल करेंगे। नहीं, लेकिन बुक्ति साहब, जब हम ये कहते हैं कि हमें टेकअप करना चाहिए, यू आर द इंटीरियर मिनिस्टर, आपके सामने सुबह लिस्ट आ जाती है जितनी शहादतें बलूचिस्तान में हो रही हैं, केपी में, खुसूसन वज़ीरिस्तान में, जवानों से लेकर पुलिस तक और एफसी तक, तो चाहिए नहीं, मतलब ये तो अभी तक हो जाना चाहिए था। ये उनके साथ तो टेकअप तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया, राना सनोल्लाह साहब ने भी बातें की, ये पूरा मामला, लेकिन वो कहाँ पे खड़ी है वो बातचीत? क्योंकि अभी तक कम से कम शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी, आपको खुद पता है परसेंटेज में इजाफा हो रहा है वाक़यात के, उसमें कमी नहीं आई। देखिए, अप्रोप्रिएट फोरम जो है, ये जिस प्लेटफॉर्म पे मैं और आप बात करें, ये इस तरह की चीज़ों के अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है कि आपको बहुत उसमें इन्फॉर्म किया जाए, लेकिन वक्त आने पे ज़रूर बताएंगे। कहीं ना कहीं पिछली हुकूमत ने भी डायलॉग किया था TTA के साथ, या जिसको हम तालिबान अमीरात इस्लामिया कहते हैं, उसके साथ यकीनन मौजूदा हुकूमत भी करेगी। हम ये चाहते हैं कि वो दोहा एग्रीमेंट पे अमल हो और उनकी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, इस पर तो हमारा फर्म बिलीव है। लेकिन हमारे अपने अंदर हमारी ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और इनको इस तरह आज़ादी के साथ फिरने नहीं देंगे। ठीक, चलें सरफराज बुख्ती साहब, आखिर में पहले आप इंटीरियर मिनिस्टर थे बलूचिस्तान में, और उस वक्त सबसे जो वोलेटाइल सूबा था वो बलूचिस्तान था। आज मुल्क के हालात उतने बेहतर नहीं है, अल्लाह बेहतर करे। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। सिर्फ PTI के इल्ज़ामात नहीं हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, लेकिन अदरवाइज सिक्योरिटी सिचुएशन भी जो है मेरे ख्याल में जितनी चैलेंजिंग आज है उससे पहले नहीं थी। आसान जॉब नहीं है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो बैठना तो हर कोई उस पे चाहता होगा, लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट एंड यू हैव अ लॉट टू अचीव एंड प्रूव योरसेल्फ। देखिए, हमारी जो हम्बल कैपेसिटी है उसमें इससे पहले भी हमने पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश की है। आज भी सदके दिल से एक अच्छी नीयत के साथ पाकिस्तान की खिदमत करने का इरादा रखते हैं, जिस पे सबसे बुनियादी बात अब पाकिस्तानियों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत है। उसके लिए कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो पाकिस्तानियों की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो जंग है, हम हक़ पे हैं और हक़ कभी हारता नहीं है। सरफराज बुख्ती साहब, निगरान वज़ीर दाखिला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ है, बड़े अहम मामलात पर बड़ी खुलकर उन्होंने बात की। इलेक्शन का मामला हो या शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी का मामला हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।